जब हम जंगलों में रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज की इमेज देखते हैं तो क्या हम कभी सोचते हैं कि डेवलपमेंट का उनके लिए क्या मतलब है? क्या यह एक ऐसा डैम है जो दूर के शहरों के लिए उनकी जमीन को डुबो देता है, या एक ऐसी सड़क है जो बाहर वालों को अंदर लाती है और उनके जीने के तरीके को खराब करती है? हम अक्सर प्रोग्रेस की बात करते हैं, लेकिन यह किसकी प्रोग्रेस है? कौन तय करता है कि कौन सी कल्चर एडवांस्ड है और कौन सी पिछड़ी हुई है? कई इंडिजिनस लोगों के लिए डेवलपमेंट एक इन्वेजन जैसा रहा है जिसने उनकी भाषाओं, रीति रिवाजों और जमीन से उनके कनेक्शन को खत्म कर दिया है। क्या हम इन सोसाइटीज को मेनस्ट्रीम करके हेल्प कर रहे हैं, या अपनी वैल्यूज को उन पर थोप रहे हैं और उनकी विरासत के नुकसान का रिस्क ले रहे हैं? यह डिलेमा एंथ्रोपोलॉजी की हिस्ट्री में है, जहां अक्सर एक कल्चर को सुपीरियर देखा जाता था। इसे समझने के लिए हमें उन पहली थ्योरीज को देखना होगा जिन्होंने ह्यूमन डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। 19वीं सदी में जब यूरोपियन एम्पायर फैल रहे थे तो उनका सामना ऐसी कल्चर्स से हुआ जो उनसे बहुत अलग थीं। कुछ सोसाइटीज में कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी क्यों थी जबकि दूसरी हंटर गैदरर के रूप में रहती थीं? इसका पहला बड़ा जवाब इवोल्यूशनिज्म था। इस थ्योरी ने एंथ्रोपोलॉजी और कॉलोनियल पॉलिसी को शेप दिया, जिसके लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंस हुए। सोशल जस्टिस और कल्चरल सेंसिटिविटी में इंटरेस्ट रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इवोल्यूशनिज्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उन बायस को रिवील करता है जिन्होंने ट्राइबल लोगों के बारे में हमारी सोच को कलर किया है। कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस गलत आइडिया पर बने थे कि सभी सोसाइटीज को सिविलाइजेशन के वेस्टर्न मॉडल की तरफ एक ही रास्ते पर चलना चाहिए। इस आइडिया के ऑरिजिन्स को एक्सप्लोर करके हम इसे खत्म करना शुरू कर सकते हैं। तभी हम ह्यूमन डाइवर्सिटी की एक रिमेंबर इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, हर कल्चर के यूनिक कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करते हुए। इवोल्यूशनिज्म एंथ्रोपोलॉजी की पहली फॉर्मल थ्योरी थी जिसने कल्चरल डिफरेंसेस को एक्सप्लेन किया। डार्विन से इंस्पायर्ड होकर इसने प्रपोज किया कि सभी सोसाइटीज स्टेजेस के एक सिंगल सीक्वेंस के थ्रू यूनिलिनियर कल्चरल इवोल्यूशनिज्म के थ्रू प्रोग्रेस करती हैं। इस मॉडल ने कल्चर्स को यूरोप के पास्ट के लिविंग रेलिक्स के रूप में क्लासिफाई किया, यह सजेस्ट करते हुए कि प्रिमिटिव सोसाइटीज का स्टडी करके एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपनी हिस्ट्री को देख सकते थे। थ्योरी का कोर मैनकाइंड की साइकिक यूनिटी थी। सभी ह्यूमंस में सेम मेंटल कैपेसिटी होती है, इसलिए सभी सोसाइटीज सिमिलर सॉल्यूशंस इन्वेंट करेंगी और सेम रास्ते पर चलेंगी। इवोल्यूशनिज्म ने कॉलोनियलिज्म को पिछड़ी हुई सोसाइटीज को एडवांस करने के लिए एक मोरल ड्यूटी के रूप में सही ठहराया। यह पॉपुलर हो गया क्योंकि यह यूरोपियन एम्पायर्स की एम्बिशंस के साथ अलाइन करता था, लेकिन प्रोग्रेस का यह नीट नैरेटिव बहुत गलत था। इवोल्यूशनिस्ट्स ने ह्यूमन प्रोग्रेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया: सैवेजरी, बार्बेरिज्म और सिविलाइजेशन। सैवेजरी का मतलब हंटिंग और गैदरिंग, सिंपल टूल्स और नोमैडिक लाइफ था। बार्बेरिज्म की शुरुआत एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन, पॉटरी और सेटल्ड विलेजेस से हुई। सिविलाइजेशन राइटिंग, सिटीज, फॉर्मल लॉज और मोनोगैमस फैमिलीज 19वीं सदी के यूरोप के ट्रेड्स से मार्क थी। मॉर्गन ने इन स्टेजेस को और सब डिवाइड किया ताकि हर सोसाइटी को इस टाइमलाइन पर कहीं फिट किया जा सके। इस मॉडल ने कल्चर्स को यूरोपियन आइडियल की तरफ उनकी प्रोग्रेस के हिसाब से रैंक किया। इसने जीने के दूसरे तरीकों की कॉम्प्लेक्सिटी और वैल्यू को इग्नोर किया। 3 थिंकर्स ने इवोल्यूशनिज्म को शेप दिया: एडवर्ड टायलर, लुइस हेनरी मॉर्गन और हर्बर्ट स्पेंसर। टायलर ने कल्चर को नॉलेज, बिलीफ्स और कस्टम्स के सम के रूप में डिफाइन किया और रिलीजन को एनिमिज्म से मोनोटेइज्म तक इवॉल्व होते देखा। मॉर्गन ने सैवेजरी, बार्बेरिज्म और सिविलाइजेशन के स्टेजेस को डिटेल में बताया, जिसमें किनशिप और प्रॉपर्टी पर फोकस किया गया। स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑन ऑफ द फिटेस्ट शब्द गढ़ा, इवोल्यूशनरी आइडियाज को सोसाइटीज पर अप्लाई किया और इनइक्वालिटी और कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई किया। एक साथ उन्होंने एक पावरफुल लेकिन बायास्ड फ्रेमवर्क बनाया जो एंथ्रोपोलॉजी का फाउंडेशन बन गया। उनका काम स्पेक्युलेटिव था और उनके अपने कल्चरल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता था, फिर भी इसने फील्ड में फ्यूचर डिबेट्स के लिए स्टेज सेट किया। इवोल्यूशनिज्म ने इंडिया में कॉलोनियल पॉलिसी को शेप दिया, जहां ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने गोंड्स और संथाल जैसी ट्राइब्स को प्रिमिटिव लेबल किया। इसने एक सिविलाइजिंग मिशन और आइसोलेशन की पॉलिसीज को जस्टिफाई किया, जिससे एक्सक्लूडेड एरियाज बने जिन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज को अलग कर दिया। मिशनरीज ने भी ट्राइबल कस्टम्स को अंधविश्वास के रूप में देखा, जिन्हें क्रिश्चियनिटी से रिप्लेस किया जाना था। इन एटीट्यूड्स ने यूनिक कल्चर्स को खत्म कर दिया और लॉन्ग लास्टिंग वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स बनाए। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए
इवोल्यूशनिज्म को समझना ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट डिबेट्स को एनालाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इन थ्योरीज की लेगेसी आज भी पॉलिसीज और परसेप्शंस को शेप देती है। इस हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करना मीनिंगफुल चेंज के लिए एसेंशियल है। इवोल्यूशनिज्म को जल्द ही बहुत एथनोसेंट्रिक होने के लिए स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इसने सभी कल्चर्स को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स से जज किया, दूसरों को प्रिमिटिव कहकर खारिज कर दिया। थ्योरी सेकेंड हैंड रिपोर्ट्स पर बेस्ड थी, फील्ड वर्क पर नहीं, जिससे इसके कंक्लूजन्स स्पेक्युलेटिव और अनसाइंटिफिक हो गए। इसके क्राइटेरिया जैसे राइटिंग या मोनोगैमी यूरोसेंट्रिक थे, जो दूसरी सिविलाइजेशंस की अचीवमेंट्स को इग्नोर करते थे। मॉडल ने सभी सोसाइटीज को एक सिंगल नैरो पार्ट पर फोर्स किया, डाइवर्सिटी को मिटा दिया। साइकिक यूनिटी के आइडिया ने रिजिड डिटर्मिनिस्टिक थिंकिंग को जन्म दिया, कल्चरल बोरोइंग और यूनिक हिस्ट्रीज को इग्नोर किया। कल्चर्स आइसोलेशन में इवॉल्व नहीं होते, वे अनगिनत तरीकों से इंटरैक्ट और अडेप्ट करते हैं। यूनिलिनियर मॉडल ह्यूमन लाइफ की ट्रू कॉम्प्लेक्सिटी को कैप्चर करने में फेल रहा। एंथ्रोपोलॉजी को एक नए अप्रोच की जरूरत थी। फ्रांज बोस ने ग्रैंड इवोल्यूशनरी स्कीम्स को रिजेक्ट करके एंथ्रोपोलॉजी में रेवोल्यूशन ला दिया। उन्होंने हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म इंट्रोड्यूस किया। हर कल्चर अपनी यूनिक हिस्ट्री और एनवायरनमेंट से शेप होती है। बोस ने रिग्रेस फील्ड वर्क और लोगों से सीधे सीखने पर जोर दिया, न कि आर्म चेयर से। उन्होंने कल्चरल रिलेटिविज्म को सपोर्ट किया। यह आइडिया की बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को उनके अपने कॉन्टेक्स्ट में समझा जाना चाहिए। बोस के लिए कोई सैवेज या सिविलाइज्ड कल्चर्स नहीं थीं, बस अलग अलग थीं। उनके रिसर्च ने दिखाया कि तथाकथित प्रिमिटिव लोगों के पास कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड सोसाइटीज थीं। बोस और उनके स्टूडेंट्स ने एंथ्रोपोलॉजी को कल्चर्स के डिटेल्ड रेस्पेक्टफुल स्टडी की तरफ शिफ्ट किया। इस नए पैराडाइम ने एम्पैथी, डेटा और डाइवर्सिटी की वैल्यू पर जोर दिया। मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी बोस पर बेस्ड होकर सोसाइटीज को प्रिमिटिव या एडवांस्ड के रूप में रैंक करने को रिजेक्ट करती है। हर कल्चर को अपने एनवायरनमेंट के लिए एक वैलिड एडेप्टेशन के रूप में देखा जाता है, जिसमें यूनिक नॉलेज और स्ट्रेंथ होती है। तमिलनाडु के टोडा अपनी पॉलियंड्री और रिचुअल्स के साथ, या सेंटिनलीज जो अपने आइसोलेशन को सख्ती से प्रोटेक्ट करते हैं, रेलिक्स नहीं हैं। वे कंटेम्पररी रेजिलियंट लोग हैं। एंथ्रोपोलॉजी अब कल्चर्स को भीतर से समझने की कोशिश करती है, एम्पैथी और लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट का यूज करके। गोल डॉक्यूमेंट करना और रेस्पेक्ट करना है, जज करना या चेंज करना नहीं। यह अप्रोच इंडिजिनस राइट्स को सपोर्ट करता है और टॉप डाउन डेवलपमेंट को चैलेंज करता है। इवोल्यूशनिज्म से आज तक का सफर विनम्रता और डिफरेंस के लिए रेस्पेक्ट बढ़ाने का है। डाइवर्सिटी को अब ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इवोल्यूशनिज्म और इसकी क्रिटिक्स की कहानी विनम्रता और समझ का एक लेसन है। यह एक गलत आइडिया से शुरू हुआ था कि सभी सोसाइटीज प्रोग्रेस के एक ही रास्ते पर चलती हैं। एग्जाम्स के लिए फ्लो याद रखें। यूनिलिनियर इवोल्यूशनिज्म को डिफाइन करें, स्टेजेस की थिंकर्स, क्रिटिसिज्म और बोस की काउंटर थ्योरी। लेकिन एग्जाम्स से परे यह हिस्ट्री हमें यह सवाल करना सिखाती है कि प्रोग्रेस कौन डिफाइन करता है, और पास्ट पॉलिसीज के रियल इंपैक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना सिखाती है। फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स या सिटीजन्स के रूप में हमें इस लेगेसी को समझना चाहिए और एम्पैथी के लिए स्ट्राइव करना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी दूसरों की आंखों से देखना और हर कल्चर के खुद को डिफाइन करने के राइट का रेस्पेक्ट करना है। नॉलेज डोमिनेट या लिबरेट कर सकती है। आइए हम इसे एक रिमेंबरा इंक्लूसिव वर्ल्ड बनाने के लिए यूज करें। आइए हर कल्चर को सेलिब्रेट करें और हर ह्यूमन आइडेंटिटी का ऑनर करें।